हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज कल के लेक्चर में मैंने क्या बोला था कि हमने कल लेक्चर कहाँ तक पढ़ा था। हमने कल लेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन तक। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इस वाले सेकंड वाले इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल सेकंड वाले केस को स्टडी करेंगे, जिसमें हमें इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा। अब देखो यार, इक्वेटोरियल मतलब पता है क्या होता है? देखो मैं समझाता हूँ। देखो ये चार्ज, ये डाइपोल दिया रहेगा। अब डाइपोल की डेफिनेशन होप सो आपको पता होगी क्या होती है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ 2l। अब 2l का तो पता ही होगा तुम्हें कैसे, यहाँ पे l, यहाँ पे l जुड़ के 2l। अब देखो ये दो डाइपोल्स, ये एक डाइपोल दिया है पूरा, इनके बीच की डिस्टेंस 2l एंड परपेंडिकुलर। देखो ये ऐसे परपेंडिकुलरली ये मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे। देखो इसका मतलब होता है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेसिकली इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं कि इस एक्सिस में एक लाइन जब हम परपेंडिकुलरली खींचते हैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। देखो नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों एक्सिस पे। ये पॉइंट पूरा ऐसे यहाँ पे ऐसे, है ना। सो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेटोरियल लाइन और बाइसेक्टर का समझ आया होगा आपको। देखो लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है फ्री स्पेस पे। अब मुझसे यहाँ पे पूछा कि इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, कैलकुलेट करेंगे आज हम इस वीडियो में, बस इतना ही समझेंगे। अब देखो यार, पहले मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करके ऐसे, ठीक। अब देखो यार, इस प्लस चार्ज की वजह से कहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ऐसे में। और नेगेटिव की किस तरफ होगी? ऐसे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी मैंने आपको कल भी समझाई थी, क्या होती है? पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे क्या होती है? एंड होती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड मूव्स टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि देखो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे लेंगे। देखो मैं बताता हूँ। प्लस की किस तरफ? इस तरफ ऐसे, E2। देखो लेट सपोज दिस इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज। इस सेकंड चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी? E2। क्या होगी? E2, है ना। तो अब देखो, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बताता हूँ। देखो ये हो जाएगी E2। अब नेगेटिव की वजह से कहाँ होगी? पॉजिटिव से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरफ होगी? इस तरफ होगी ऐसे। E, लेट सपोज दिस इज E1। चार्ज, फर्स्ट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना। सो देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, कल हमने जो एक्सियल लाइन में पढ़ा था, एक्सियल लाइन में क्या हो रहा था, एक तो भाई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी और एक इस तरफ थी। E2 इस तरफ, E1 इस तरफ। लेकिन जब ऐसे केस आ रहा था तो ऐसे में इजीली होता है निकालना, है ना। बस माइनस करना होता है इन दोनों के बीच, क्योंकि दोनों अपोजिट है। सो माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस डायग्राम के थ्रू देखो कि आपको ये कहीं से भी इक्वल लग रहा है, और ना तो देखो, ना तो ये इक्वल है ना तो ये अपोजिट है। सो इस वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे अब हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्लास 11th की फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा इसको, उस वाले चैप्टर में, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने कि वेक्टर्स के चैप्टर में, कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें कभी ऐसे टाइप के जो वेक्टर्स ना तो इक्वल दिखते हैं ना तो अपोजिट दिखते हैं, तब हम क्या करते हैं? वेक्टर के रेजोल्यूशंस का यूज करते हैं, है ना। अब देखो लेट सपोज इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, तो ये भी यहाँ पे देखो, अभी चलो इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा, ठीक है। देखो जब भी ऐसे टाइप का कभी आएगा ना इक्वेटोरियल निकालने के लिए, सबसे पहला मेन मोटिव हमारा क्या होगा? इसको सीधे कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। कंपोनेंट में ब्रेक क्यों किया? क्योंकि ना तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, ना तो ये इक्वल है ना तो ये अपोजिट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। सो इस केस में हम क्या करते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में से इनको कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। सो देखो पहले हम E2 के कंपोनेंट बनाते हैं। देखो E2 का एक कंपोनेंट किस तरफ होगा? इस तरफ। E2 का एक कंपोनेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस E1 का एक कंपोनेंट लेंगे हम इस तरफ, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा। एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, और एक कंपोनेंट एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट्स लेने होते हैं ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये थीटा मैंने यहाँ पे
क्या क्या कंसिडर, लेट सपोज इस ट्रायंगल से जो थीटा है, ये वाला थीटा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है थीटा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, है ना, ऐसा जेड टाइप का बनता है। देखो ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। सो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, आपने मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तब आपको कंफ्यूजन ना होगा, आई होप सो, है ना। देखो एक कंपोनेंट ये लिया, एक कंपोनेंट मैंने ये वाला लिया, ठीक, और एक मैंने कुछ ऐसा ले लिया कंपोनेंट, ठीक, एक कंपोनेंट ये। अब देखो E1 किस तरफ है, नीचे की तरफ, E1 ये रहा E1, और E2 किस तरफ है, इस तरफ E2, है ना। और थीटा क्या था, ये भी थीटा था और ये भी था थीटा। अब ध्यान से देखो, अब कंपोनेंट ब्रेकिंग में आपने पढ़ा होगा कि थीटा की तरफ जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम लेते हैं कॉस थीटा, और तो थीटा से जो दूर होता है उसको हम लेते हैं क्या, साइन थीटा। देखो ऐसे, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये वाला कंपोनेंट E2 का, ये वाला कंपोनेंट E1 का, है ना, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस E2 का एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कंपोनेंट ब्रेकिंग क्यों की, ठीक है। अब देखो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 साइन ऑफ थीटा, और उसी मैनर में E1 का क्यों ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला होगा E1 ऑफ साइन, E1 साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस E1 का कंपोनेंट यहाँ पे लिखो, E1 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा जो थीटा के पास होगा वो होगा E1 cos थीटा, क्या होगा E1 cos थीटा। अब E2 का ये वाला कंपोनेंट लो ऐसा में, अब E2 का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, E2 cos थीटा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में जाएंगे कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मिरर बोल दो या तो अपोजिट बोल दो, तो ये आपस में जाएंगे कैंसिल आउट, सीधी बात। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखो, ये जो इस केस को ध्यान से देखो, ये जो E2 और E1 है ये दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। जब मैंने कल क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, सोचो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बताओ यार मुझे बताओ, वो होगा E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या होगा, जो E1 cos थीटा है ना, E1 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, E2 cos थीटा के। सो ये E2 cos थीटा भी होगा E cos ऑफ थीटा के बराबर, है ना, क्योंकि जब दोनों के दोनों जो क्या है सेम डायरेक्शन में, तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सिंपल सी बात है। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू E1 cos थीटा की जगह E cos थीटा, E2 cos थीटा की जगह भी E cos थीटा। सो उससे इक्वेशन 1 कैसी बन जाएगी, देखो E1 cos थीटा की जगह E cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos थीटा की जगह भी E cos थीटा, है ना। समझ आ रहा है क्यों लिया मैंने ऐसा, सेम डायरेक्शन ऐड कर दिया, अब ये दोनों इक्वल थे मैग्नीट्यूड वाइज, सो E cos थीटा के इक्वल्स टू आ गया, है ना। E cos थीटा मिलकर क्या बन जाएंगे, 2E cos थीटा, क्या बन जाएंगे 2E cos ऑफ थीटा। सो ध्यान से देखो अब क्या होगा, अब हम पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो निकाल दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। अब देखो यहाँ पे R का भी दिक्कत है यार, देखो डिस्टेंस कैसे लोगे, एक काम करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं बस यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ मैं बस, ठीक है, ये देखो ऐसा है ये कुछ ट्रायंगल, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल है ना, यहाँ पे थीटा है, लेट सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, ये डिस्टेंस तो चलो L ही है, ये भी डिस्टेंस L है, ऑब्वियस ही बात है ना। अब इस ट्रायंगल को लेके ये हो जाएगी R, ये वाली डिस्टेंस R, ये वाली डिस्टेंस L। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं क्या आएगा भाई आंसर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, h² = p² + b², हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट लगा दो, रूट में भेज दो ऐसे, पाइथागोरस देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये रही हाइपोटेनस। अब इस हाइपोटेनस की वैल्यू को इस ट्रायंगल पे रख दो, यहाँ पे से आ जाएगा आपका √R² + L²। और सिमिलरली ये वाली साइड भी क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल है,
डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ने सेम कवर की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से, सो इसकी डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस है ना। सो ये हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने क्या किया, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की मदद से ये हाइपोटेनस निकाली। हाइपोटेनस निकालने से क्या हुआ, हमें डिस्टेंस मिल गई, है ना। ये वाली डिस्टेंस भी मिल गई, ये वाली डिस्टेंस भी मिल गई। उस वजह से देखो ये साइड भी सेम ही हो गया यार, बस पाइथागोरस ही तो लगाना है, ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बस खत्म। और फिर क्या होगा, अब देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब मैं लिख देता हूँ इस वैल्यू को, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये आर है ना, ये आर है, ये इसके बराबर है, और आर का भी होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर बाहर से। अब देखो यार, अब क्या बचा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू क्या है, फिर से ट्रायंगल लेके बताता हूँ, देखो फिर से ट्रायंगल लेके दिखाता हूँ। देखो ये ट्रायंगल है एल आर, ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना, ये वाला ट्रायंगल। अब देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस, बेस क्या है एल, ओवर हाइपोटेनियस ये है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो रख दो वैल्यू, रख दो कॉस थीटा की। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है रूट एल ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1, 1 भी ले सकते हैं ना, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब हम, अब इसको बस सॉल्व करना है, और अब कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इतना लिख लो। सो होप करता हूँ आपने ये वाला पार्ट लिख दिया होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। अब देखो ये जो रूट से जो स्क्वायर है ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, है ना। समझ आ गया ना कैसे क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, वो 2 k³ बाई ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल दिस, इसकी पावर 1 हो जाएगी, और इंटू एल ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना। रूट को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। एक टाइप से रूट वही तो होता है, रूट को उठा के मैंने सीधे 1/2 में पुट कर दी, सीधे 1/2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, रख दो, रूट की जगह रख दो 1/2 रख दो यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, अब देखो यार एक और चीज़ बन रही है, इस 2 को यहाँ पे अंदर भेज देता हूँ मैं। देखो 2k³ इंटू 12 ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 इंटू, इसको 1/2 लिख दो, रूट को सीधे लिख दो क्या 1/2, दैट्स इट 1/2। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला आपको कहीं जाना पहचाना से लग रहा होगा, किसका फॉर्मूला होता है ये, डायपोल मोमेंट का। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है यार, p वेक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैट डायपोल्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल। तो ये होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो इसकी जगह p वेक्टर को रख दो, ठीक है। चलो रख देते हैं कि p वेक्टर ओवर, अब इन दोनों को देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर हो जाएगी ऐड, एक्सपोनेंशियल का रूल के हिसाब से, है ना। पावर हो जाएगी क्या ऐड, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। अब 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2, है ना, क्या होता है 3/2। तो चलो अब एक काम करते हैं, कहीं अभी स्पेस तो बचा नहीं, चलो एक काम करते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, इसको ही मिटाते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको ही मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, इस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिख के यहाँ पे लिख देते हैं हम, के पी वैक्टर ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या 3/2, है ना। 1 1 प्लस 2 2 इधर 2 प्लस 1/2 3/2, है ना। सो अब क्या होगा, जनरली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगी जो एक्सियल में हुआ था। एक्सियल में भी क्या हुआ था कि जो डायपोल की लेंथ होती है वो जनरली हाँ क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, न्यूक्लियस के साइज से भी कंपेयर करने जाए तो बहुत छोटी होती है, जो तुम्हारी डायपोल की जो लेंथ होती है। उससे क्या होगा
एल क्या हो जाता है, सिमिलरली नियरली जीरो के बराबर आ जाता है। सो उससे क्या होगा, जो आर की जो लेंथ होगी वो एल से काफी काफी मच मच ग्रेटर देन वैल्यू होगी उसकी, है ना। जनरली ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगी एल से भी बड़ी हो जाएगी जब एल अप्रॉक्स जीरो के बराबर आ जाएगा, है ना। सो अब यहाँ पे जब हम जीरो रख देंगे तो ये जो पूरा जीरो हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, देखो मैं बताता हूँ, के पी वेक्टर आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है, ऐसा बच गया, है ना। एल तो जीरो हो गया ना, एल क्यों क्यों रखनी है अभी फालतू वैल्यू, जब जीरो स्क्वायर जीरो खत्म, और फिर आर बच गया लास्ट में। सो ये कुछ ऐसा है, देखो आर स्क्वायर इंटू 3/2 कर दो, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, लास्ट में क्या बचा, आर क्यूब। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सीधा अब आर क्यूब रख देता हूँ सीधे, उस स्क्वायर से उस आर के स्क्वायर को कैंसिल आउट, इस स्क्वायर से इस आर के स्क्वायर से इस स्क्वायर को, इस पावर 2 को कैंसिल आउट। सो अब एक काम करते हैं, अब हम एक छोटा सा पार्ट मिटाते हैं कहीं से, क्या करें, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये वाला पार्ट लिख ही दिया होगा अब तो, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं अब हम, ठीक है, हो जाएगा इतने में, ओके, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर ऊपर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यार, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा के पी वैक्टोरियल ओवर आर क्यूब, ये आ गया आंसर आपका ई परपेंडिकुलर। देखो जो ई नेट जो हमने निकाला वो बेसिकली एक टाइप से हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं उसे, ई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, या तो इसका मतलब होता है इक्वेटोरियल एक टाइप से, परपेंडिकुलर मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर में पूछा गया था ना, तो वही सिंपल तो लगाया मैंने, बस सिंपल। अब देखो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू अ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का ये एंड, कैलकुलेशन करके पूरा पूरा हमने ये निकाला के पी वैक्टोरियल बाई आर क्यूब। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसको वेक्टर के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निकाल के बताओ कि इसका जो फॉर्मूला होगा वेक्टर के हिसाब से कैसा होगा, सिर्फ वेक्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा पार्ट मिटाते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक, ये वाला पार्ट बस इतना इतना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं को आपको एक और बात भी समझानी है, तो मैं पूरा ही पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, देखो यार देखो वेक्टर के हिसाब से पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस के पी वैक्टर बाय आर क्यूब, क्या होगा, माइनस के पी वैक्टर बाय आर क्यूब, ये वेक्टर के हिसाब से, ठीक है। बाकी जनरली तो हम ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम यूज करते हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए, यही फॉर्मूला एक्यूरेट होता है वैसे, ये बस वेक्टर के हिसाब से होता है, माइनस के पी बाय आर क्यूब। अब माइनस क्यों क्यों, क्योंकि देखो यार एक्सियल लाइन में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, सो हम माइनस कर रहे थे उससे, उसमें कोई डायरेक्शन का कोई ऐसा नहीं था। लेकिन इस केस में क्या है, एक तो ये दोनों के दोनों इस तरफ जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में है और अपोजिट भी है। अब नंबर लाइन में आपने देखा होगा, ऐसे देखो, ये मान के चलो ये सेंटर पॉइंट, ये ऑरिजिन है, इस तरफ की जो भी वैल्यूज होती हैं वो होती है पॉजिटिव की तरफ जाती हैं इस तरफ, है ना, और इस तरफ की वैल्यूज जो होती हैं वो होती है नेगेटिव। एक्सियल में क्या था, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी इस तरफ ही जा रही थी, एक इस तरफ एक इस तरफ, तभी तो हम ले रहे थे E2 माइनस E1, क्या ले रहे थे हम, आप समझ आ रहा होगा आपको, E2 माइनस E1, E1 किस तरफ था, इस तरफ, ये नेगेटिव की तरफ, E2 किस तरफ था, इस तरफ, इसलिए हमने इस वैल्यू को लिया पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी ना, जब कंपोनेंट्स से हमने पूरा रेजोल्यूशन लेके पूरा इसको सॉल्व किया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, जो कि है इसके अपोजिट ओरिजिन, इस तरफ जा रही थी पूरी, दोनों की दोनों सेम भी थे, देखो दोनों सेम भी थे और नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, ऐसे इस तरफ इस तरफ इस तरफ, है ना। सो इसलिए हम वेक्टर में इसको लेते हैं नेगेटिव के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट भी है छोटा सा, एक स्पेशल केस होता है इसका, ठीक है, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। फिर इसके बाद ये लेक्चर एंड करते हैं। देखो आपने कल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, क्या होता है उसका फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ के पी वेक्टर बाई आर क्यूब। अब इस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब को ध्यान से देखो, ये इसके फॉर्मूले की तरह नहीं दिख रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, इस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब की जगह इसको रख देता हूँ मैं, क्या, इक्वेटोरियल लाइन का एक फॉर्मूला होता है एक टाइप से, इस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे जब हम निकालते हैं उसका जब एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला ये, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन का, एक्सियल लाइन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ दिस
इक्वेटोरियल लाइन, टू टाइप ऑफ दिस इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि जब एक्सियल लाइन पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने जाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डबल होती है इसके एक्सियल के, और एक्सियल में क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे क्या हो रहा था कि इसी एक्सिस पे पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही थी, कम होने से क्या हो गया, वैल्यू भी छोटी आई, और एक्सियल में क्या आई, बड़ी आई। सो उसका मतलब क्या हुआ, 2 kp/r³। एक्सियल में क्या हो गया, 2 टाइप्स ऑफ इक्वेटोरियल। इसी से समझो ना, इसका मतलब ये समझ आ रहा होगा आपको, इस स्टेटमेंट ही समझ आ रही होगी आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वेटोरियल लाइन। सो होप करता हूँ आपको जो ये वाला लेक्चर है ये समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन बोथ केस समझ आए होंगे आपको, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन का। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लेक्चर है ये समझ आया होगा, एंड आपको कहीं पे भी अगर इस लेक्चर में कहीं पे भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।